अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। जुदाई मौत होती है। सोनी मिर्ज़ा, किस्त नंबर 13। लास्ट पे हम लोगों ने थोड़ी-सी एफ़र्ट की इस नॉवल को प्रमोट किया और आप लोगों का रिज़ल्ट देखकर बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। और इसी बुनियाद पर अब कोशिश है कि धड़कनों के संग-संग जैसे ही एंड होता है, इसको रेगुलर बेसिस पे भी सामने लाएँ और उसके बाद बाकी जो साथ-साथ चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी देखते वक़्त भी उसका ध्यान बार-बार हूर की जानिब मबज़ूल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो ढीठ लोगों की तरह सामने एलसीडी पर लगी मूवी से लुत्फ़ अंदोज़ होने की भरपूर कोशिश कर रहा था। अचानक इसके मोबाइल पर मैसेज नोटिफ़िकेशन मिला तो वो इसकी स्क्रीन को अपनी आँखों के सामने ले आया। तशवीशनाक नज़रों से नंबर को देखा, जो इसके लिए बिल्कुल अनजान था। फिर मैसेज खोला, किडनैपर के पास। इतना मुख्तसर सा मैसेज देखकर वो शशोपंच में सर खुजाने लगा। इसका क्या मतलब हो सकता है? और ये नंबर किसका है? कहीं कोई मेरे साथ मज़ाक तो नहीं कर रहा? अपना सर खुजाते हुए वह गहराई में सोचने लगा। किडनैपर्स के पास का क्या मतलब हो सकता है? सोचते-सोचते अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली तो पूरी आँखें खोलकर दोबारा स्क्रीन पर देखने लगा। किडनैपर के पास मतलब कोई किडनैप हो गया है, पर कौन? पर वो फिर से एक सवाल में उलझ कर रह गया। अचानक अशीन का नंबर मिला और कॉल रिसीव होने पर बोला, हेलो, आशु? अरे वाह! ज़ीजान, तुम्हें आज मेरी याद कहाँ से आ गई? उसके अंदाज़ में खुशी थी। तुम ठीक हो? कश्मकश में उसने सवाल पूछा। हाँ, मुझे क्या होना था? उल्टा आशीन ने सवाल छेड़ा तो वो झट से कॉल काट गया। कन्फ्यूज़ होकर स्क्रीन को देखते हुए आशीन ने मोबाइल वापस रख दिया। फिर जवाहर ने समीर का नंबर मिलाया। हेलो दोस्त। हाँ भाई, बोल। वो मेस में मौजूद था। मतलब तू भी ठीक है? क्या मतलब? उसने अजीब बेसुरा सा मुँह बनाते हुए कहा तो वो फ़ोन बंद कर गया। क्या ये पागल हो गया है? समीर ने खुद से सवाल किया और फिर हँसकर सर झटक दिया। अगर आशु और समीर दोनों ठीक हैं तो फिर मुझे मैसेज कौन कर सकता है? वो फिर से उलझ गया। अचानक दिमाग के किसी कोने में हूर का ख्याल आया था। वो मुझे मैसेज क्यों करेगी? और वो किडनैपर के पास क्यों होगी? उसने फिर से खुद से ही सवालात करने शुरू कर दिए थे। न जाने उसे फिर क्या सूझी, तो उसने मैसेज मौसूल होने वाला नंबर अपने डिपार्टमेंट के ट्रैकर को दिया। चंद ही लम्हों में उसे लोकेशन मौसूल हुई। वो अलमारी के लॉकअप से पिस्तौल निकालकर अपने पैंट में रखे उसे जैकेट के नीचे छुपा गया। अपनी गाड़ी में बैठकर वो मिली हुई लोकेशन को ट्रैक कर रहा था। वो नहीं जानता था कि ये मैसेज किसका है, इसलिए अकेला ही चल पड़ा था। ये इलाका मेन शहर से कुछ फासले पर था। इर्द-गिर्द थोड़ी बहुत पहाड़ियाँ और जंगलनुमा इलाका, जहाँ कोई परिंदा भी पर मारता दिखाई नहीं दे रहा था। अपनी गाड़ी से उतरकर हाथों में पिस्तौल लिए, वो चारों जानिब का जायज़ा लेने लगा। फूँक-फूँक कर कदम रखते हुए वो एक छोटे से घर के करीब आया। चर की आवाज़ से दरवाज़ा खोलते हुए अल्तमश बड़े-बड़े डग भरता अंदर आया था। इसके अंदर आने से पहले ही वो अपनी शॉल उतारकर ब्लाउज़ की खुली हुई स्ट्रिप बंद करके वापस इसमें लिपट चुकी थी। वो सहम कर एक कोने में बैठी थी जब उसके करीब आकर खड़ा हुआ। चलो, अब ये रोना-धोना बंद करो और ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। अभी थोड़ी ही देर में तुम्हारा मुझसे निकाह है। सुर्ख रंग का एक जोड़ा उसकी जानिब बढ़ाते हुए वो रोब से बोला, लेकिन वो अभी भी खामोश बैठी थी। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया हूर? उसने नीचे बैठकर इसके रूबरू होकर कहा, लेकिन उसकी ज़बान ताला लगा गई थी। आखिरी बार कह रहा हूँ कि उठकर ये लिबास मत तब्दील करो वरना मैं खुद करूँगा। वो फनकारा तो हूर ने चौंक कर इसका सांवली रंगत वाला गज़ब से भरा चेहरा देखा। कहाँ हैं आप ज़वाहिर? प्लीज़ आ जाएँ। दिल ने फिर से उसे पुकारा था। टिप-टिप अपने आँसू बहाते हुए उसने कँपकँपाते हुए हाथों से जोड़ा पकड़ा तो उसी लम्हे बाहर गोली चलने की आवाज़ सुनकर अल्तमश तेज़ी से उठकर बाहर भागा। दरवाज़े की दहलीज पर खड़े वो बेयकीनी से सामने मौजूद अपने चेलों को ज़ख्मी हालत में देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है। दोबारा तेज़ी से भागता हुआ अंदर आया। हूर अभी भी वहीं सहमी बैठी थी। क्या तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया? इसका मुँह अपने हाथ में जकड़कर वो गरजा तो वो रोते हुए नफ़ी में गर्दन हिलाती रही। अचानक उसे अपने पीछे एक आहट सुनाई दी। अल्तमश ने फौरन उठकर अपनी गर्दन घुमाते हुए पीछे देखा तो एक दराज कद खूबरू नौजवान अपनी पिस्तौल उसकी जानिब ताने खड़ा था। हूर ने थोड़ा एक तरफ होकर उसे देखना चाहा। जैसे ही उसकी नज़र जवाहर पर पड़ी तो वो भागकर इसकी तरफ लपकी। अल्तमश अभी भी वहीं अकड़ कर खड़ा था। कौन हो तुम? उसने हंसकर अपनी जेब से सिगरेट निकालते हुए पूछा। इसकी अकड़ पर वो हैरानगी से देखने लगा। हूर अभी इनके बीच खड़ी थी। चंद कदम बढ़ाकर जवाहर ने उसकी कलाई थामी और उसे अपनी पुश्त पर पनाह दे दी।
اپنا بتاؤ، سوار نے روب سے کہا۔ سردار التمش خان کے نام سے دنیا جانتی ہے مجھے۔ کرسی پر بیٹھ کر وہ سگریٹ سلکار کر بولا۔ اوہ، تو تم ہو التمش خان؟ اپنی پستول نیچے کر کے وہ مسکرایا۔ یعنی تم نے بھی میرے بارے میں سن رکھا ہے؟ التمش نے کہا لگایا۔ ہور کو کڈنیپ کیوں کیا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے۔ بچے، بہتر ہے کہ تم بیچ میں مت آؤ، ورنہ سردار التمش خان تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دے گا۔ اس کی آنکھیں آج بھی سرخ تھیں۔ ڈائلاگ کافی پرانا ہو چکا ہے۔ ہمت ہے تو اٹھ کر لڑو مجھ سے، پتہ چل جائے گا کہ بچہ کون ہے اور ٹکڑے کس کے وجود کے ہوتے ہیں۔ وہ بھی پکا کھلاڑی تھا۔ اور خاموشی سے اس کی پشت پر کھڑی دونوں کی تکرار کا نظارہ کر رہی تھی۔ ویسے نام کیا ہے تمہارا؟ وہ اٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگا۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ تمہارے لیے بس اتنا جان لینا کافی ہے التمش کہ میں جو بھی ہوں تمہاری ذات کے پرخچے اڑانے والا ہوں۔ اس کی آنکھیں بے خوفی سے مقابل کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ بھی جھٹک کر اپنے کندھے سے گرا چکا تھا۔ اس کے لفظوں پر التمش نے پھر سے ایک زوردار کہا لگایا۔ یہ جو لڑکی تمہارے پیچھے کھڑی ہے نا، ذرا پوچھو اس سے، جانتی ہے مجھے کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں؟ اور تو عمر میں مجھ سے کافی چھوٹے دکھائی دیتے ہو۔ میرا مقابلہ کرنے کی اوقات نہیں ہے تمہاری۔ تمہاری طرح ڈائلاگ بازی کرنے کا عادی نہیں ہے مجھے، عادت نہیں ہے مجھے، اس لیے صاف اور کھرا بولوں گا۔ ایک معصوم لڑکی کو کڈنیپ کر کے تم نے جرم کیا ہے، بہتر ہے کہ خود کو قانون کے حوالے کر دو، ورنہ اگر میں اپنی آئی پر آ گیا نا التمش خان، تو خدا کی قسم رحم نہیں کروں گا۔ وہ جو کہہ رہا تھا اس کا انداز گواہی دے رہا تھا۔ اس بار بجائے کہا لگانے کے الٹا التمش کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ بچے، آخری بار کہہ رہا ہوں، اس لڑکی کو میرے حوالے کر دے اور بیچ میں سے نکل جا، ورنہ آج یہاں سے تیری لاش جائے گی۔ التمش دھاڑا، مگر وہ مزید آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں بے خوف ہو کر دیکھنے لگا۔ کبھی نہیں۔ نظر ملائے وہ بے باکی سے بولا تو التمش کا انگ انگ بھڑک اٹھا۔ ہور کا دل خوف کے مارے تیز تیز دھڑکنے لگا۔ ٹھیک ہے، تو پھر جنگ شروع کرتے ہیں، اس نے للکارا تو ظواہر مسکرایا۔ التمش نے اپنی پیٹھ اس کی جانب کی اور جیسے ہی اچانک واپس مڑا تو پستول ہاتھ میں لیے اس پر گولی چلا دی تھی۔ لیکن گولی چلانے کے بعد اس نے جیسے ہی سامنے نظر دوڑائی تو ظواہر اور ہور دونوں ہی منظر سے غائب تھے۔ اس کی آنکھیں غصے سے مزید سرخی چھلکانے لگیں اور ناک شدت سے پھول گیا تھا۔ مٹھن، اپنے آدمی کو لے کر پیچھا کرو ان کا، دیکھو کہاں گئے ہیں وہ۔ یکدم وہ چیخا تو دوسرے کمرے سے نکل کر اس کے آدمی انہیں تلاش کرنے کے لیے بھاگے تھے۔ رات کا اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ وہ دونوں جنگل میں پوری رفتار سے بھاگ رہے تھے۔ ہور کے بال تیزی سے دائیں بائیں جھولتے ہوئے اس کا چہرہ ڈھک رہے تھے۔ کندھوں پر لٹکی شال جسے اس نے بکل ماری ہوئی تھی وہ بھی بھاگنے میں خلل پیدا کر رہی تھی۔ اس کا سانس تیزی سے پھولنے لگا تھا۔ بس بس، اب اور نہیں بھاگ سکتی میں۔ یکدم رک کر وہ اپنے آگے بھاگتے ظواہر سے مخاطب تھی۔ اگر نہیں بھاگو گی تو وہ ہم تک پہنچ جائیں گے۔ اپنا رخ پیچھے موڑ کر وہ اپنی پسلیوں پر ہاتھ رکھے شائستگی سے بولا۔ اس کے سامنے تو بڑی لمبی لمبی جھاڑ رہے تھے آپ کیا ڈر کر بھاگ رہے ہیں؟ وہ بے دھڑک گھٹنوں پر ہاتھ رکھے گردن اٹھا کر بولی تو وہ اشتعال سے آگے بڑھ کر اس کے قریب آیا۔ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، پر میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری جنگ میں آپ کو کوئی نقصان پہنچے۔ اگر میں وہاں پہ اکیلا ہوتا تو کبھی نہیں بھاگتا، پر آپ کی وجہ سے مجھے آج پہلی بار بھاگنا پڑا ہے۔ ہمیشہ آپ کی وجہ سے مجھے اپنی زندگی کے رولز توڑنے پڑتے ہیں اور آپ بڑی لاپرواہی سے مجھے ہی پچھاڑ دیتی ہیں۔ اس نے سرد لہجے میں شکوہ کیا تھا۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ ہٹا کر سیدھی ہوئی۔ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ بھاگ جائیں، اور اگر آپ بھاگ ہی گئے ہیں تو آپ سارا الزام مجھ پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ وہ بغور گھوری ڈال کر بولی۔ آپ کے منہ بھی نہیں لگنا چاہتا میں۔ اگر یہ میرا فرض نہ ہوتا تو آپ کو بچانے نہیں آتا، اور یہ جو آپ مجھے اکڑ دکھا رہی ہیں نا، اگر ہماری جنگ میں آپ کو گولی لگ گئی ہوتی تو آپ کی ساری اکڑ اسی وقت نکل جاتی۔ لیکن خیر، ایک بار صحیح سلامت آپ کو آپ کے گھر پہنچا دوبارہ آپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہوں گا۔ اور رہی بات التمش کی، تو صحیح وقت آنے پر اسے میں خود دیکھ لوں گا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اپنی کہہ کر وہ پلٹ کر آہستہ سے آگے قدم بڑھانے لگا۔ اتنی نفرت! اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بول پاتی نے دور سے ان آدمیوں کی آوازیں سنائی دی۔ ظواہر نے بھی سنا مگر قدم وہیں روک کر کھڑا ہو گیا۔ آپ رک کیوں گئے ہیں؟ چلیں بھاگتے ہیں نا، ورنہ وہ لوگ ہمیں پکڑ لیں گے۔ اس کے پہلو میں کھڑی ہو کر وہ کہنے لگی مگر ظواہر منجمد تھا۔ آپ بھاگ جائیں، کیونکہ آپ کے ساتھ بھاگ کر میں بھی بزدلوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ ویسے بھی مجھے آپ کے کسی کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ چلی جائیں یہاں سے، انہیں بہت اچھے سے ہینڈل کر لوں گا میں۔
सख्ती से बोलते वक़्त उसने अपना रुख दूसरी जानिब किया। आई एम सॉरी, आप तो नाराज़ हो गए हैं। मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन प्लीज़ चलें ना यहाँ से, वो लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। वो तेज़-तेज़ मासूमियत से बोली। एक नज़र नागवारी से उसके गोरे चेहरे पर डालकर वो एक दरख्त की जानिब देखने लगा। "उधर क्या देख रहे हैं आप? चलें यहीं?" उसने फिर से कहा। "भाग-भाग कर थक गई थी ना आप, तो अब ऊपर बैठकर आराम करते हैं।" वो इंतहा इत्मीनान से कह रहा था। इसके लफ्ज़ों पर वो तेवरी चढ़ाकर देखने लगी। "वो लोग हमें पकड़ लेंगे और आपको आराम की पड़ी है?" उसने इश्तियाल से कहा तो वो सर झटक कर सर दरख्त पर चढ़ने लगा। "अरे! आप ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं?" वो धीमी आवाज़ में पूछने लगी, लेकिन वो खामोशी से मज़ीद ऊपर चढ़ता रहा। फिर उसके तने के वसत में बैठकर उसने अपनी एक टाँग लहराई ताकि वो मज़ीद नीचे हो सके और अपना बाज़ू इसकी जानिब बढ़ाकर बोला, "हाथ दो और ऊपर आ जाओ।" "पर यहाँ तो वो लोग हमें देख लेंगे," उसने कशमकश में कहा। "अंधेरा काफ़ी हो चुका है, अगर आप खामोश ऊपर बैठी रहेंगी, तो इन्हें कानो-कान खबर नहीं होगी और वो आगे गुज़र जाएँगे।" वो नरमी से पेश आया, "लेकिन वक़्त नहीं है हमारे पास, जल्दी हाथ दें।" हूर ने अपना हाथ इसके हाथ पर रखा तो उसने झट से ऊपर खींचा। चंद ही दमों में अपने कदम थोड़ी मजबूती से दरख्त पर जमाकर उसके हाथ के सहारे वो तने की बाएं तरफ इसके रूबरू बैठ गई। वो भागते हुए इनके नीचे खड़े थे। जवाहर ने लबों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया। जवाहर को सामने पाकर इसका सारा डर खत्म हो चुका था। अब वो पुरसकून थी। महज 2 मिनट तक वहां खड़े रहने के बाद वो आगे निकल गए। इनके थोड़ा दूर जाते ही हूर ने जवाहर की जानिब देखा, जो खामोशी से आसमान को देख रहा था। आपने कहा कि आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? उसने मासूमियत से पूछा, तो वो नज़रें फेर गया, लेकिन खामोश रहा। कितना इंतज़ार किया मैंने आपका, ऐसे भी कोई छोड़कर जाता है क्या? मोहब्बत थी, तो इज़हार करने में इतनी देर क्यों लगा दी? और फिर यूँ छोड़कर चले गए, जैसे मैं कभी थी ही नहीं। शिकवे करते वक़्त इसकी आँखों से आँसू बहने लगे। वो लम्हा भर के लिए चुप-सादे उसे घूरता रहा, फिर बोलने के लिए लब खोले। कुछ ज़्यादा वेट कर लिया आपने। इतना वेट कर लिया कि फिर से मंगनी भी कर ली। बेवफ़ाई करने वालों से कलाम करना भी पसंद नहीं करता मैं। उसने सीधा तंज़ किया तो वो ताज्जुब से इसकी भूरी आँखों में देखने लगी। बड़ी आसानी से आपने मुझ पर बेवफ़ाई का इल्ज़ाम तो लगा दिया है, मगर ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैंने ऐसा क्यों किया। आंसू तेज़ी से उसके रुखसारों पर बहकर गले को तर कर रहे थे। अपने आंसू साफ़ करें, जानने में दिलचस्पी नहीं है मुझे। उसने अपना रुख दूसरी जानब फेर कर कहा। मोहब्बत करनी नहीं आती, तो दावा क्यों किया था? अपने एक हाथ से आंसू पोंछकर वो बेधड़क सवाल कर बैठी। महबूब के बिछड़ने के बाद अगर फ़ौरन किसी और को अपना बना लेना मोहब्बत है, तो हाँ, मुझे ऐसी मोहब्बत करनी नहीं आती। उसने करारा जवाब दिया। आपको ये दिखाई दे रहा है कि मैंने जमशेद से मंगनी कर ली, मगर आपको वो नहीं दिखाई दिया जो इस दिन दुल्हन बनकर अपनी शादी छोड़कर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास आई थी। लेकिन आप कितनी आसानी से मुझे छोड़कर चले गए। लहजे में शिद्दत थी। अच्छा हुआ ना छोड़कर चला गया था। यहाँ रहता भी तो आपकी बेवफ़ाई देखकर मुझे मज़ीद तकलीफ़ ही होनी थी। अगर एक औरत आपकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर सिर्फ़ आप पर इन्हिसार करने लगे, तो कोशिश करें उसे मुख़लिस समझें, पागल नहीं, वरना वो सच में पागल हो जाएगी। अगर आपकी ये बेवफ़ाई की एक्सप्लेनेशन है, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वो लापरवाह हुआ। अगर खुदा मुझे आप पर ज़रा-सा भी इख्तियार दे, तो मैं आपके ज़हन में से अपने लिए सारी लापरवाही निकाल कर आपकी रग-रग में अपने लिए मोहब्बत दौड़ा दूँ। आप मुझे सुनने के लिए तैयार तो हो? मैं आपको सब कुछ बताऊँगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। नफ़ी में सर हिलाते हुए वो अपने सामने मौजूद शख्स को खोने से डर गई थी। मुझे दुःख इस बात का नहीं है कि आपने मेरा इंतज़ार नहीं किया, बल्कि दुःख तो इस बात का है कि आपने मुझे छोड़कर जिस इंसान को चुना, वो तो मेरी बराबरी का भी नहीं है। अगर मेरी टक्कर का होता, तो शायद सब्र आ जाता। वो लफ्ज़ों में शदीद कर्ब लिए बोला। जब मैं अपने घर से भाग कर आई थी, तो मैंने वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। जब आपके पास पहुंची तो आप भी जा चुके थे। तब मुझ पर क्या बीती थी, वो सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरा खुदा। फिर आशीन ने मुझे अपने घर पनाह दी। सिर्फ 6 महीने मेरे साथ रहने के बाद वो तुर्की चली गई और मैं फिर से बेघर हो गई। आंटी के पास वापस जाती तो अल्तमश मुझे फिर पकड़ लेता। पूरे 2 दिन तक मैं सड़कों पर मारी मारी फिरती रहती। कभी दरबार पर जाकर बैठ जाती तो कभी किसी अस्पताल में। वो अज़ियत, बुरे लम्हात जैसे मैंने गुज़ारे हैं वो आप कभी नहीं समझ सकते। मैं बीमार होने लग गई थी और इतनी बीमार होने लग गई कि तीसरे दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं जिस शख्स की गाड़ी से टकराई वो जमशेद था। किस्मत तो देखो कि इससे पहली नज़र में ही मुझसे मोहब्बत हो गई। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसने मुझे एक फ्लैट दे दिया।
पूरे 1 साल तक वो इंसान मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर मेरी खिदमत करता रहा। मुझे अच्छा खाने और अच्छा पहनने को दिया, मेरी हिफाज़त की और जब 1 साल बाद उसने मुझे प्रपोज़ किया तो इसका प्रपोज़ल एक्सपेक्ट करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आपने तो बहुत आसानी से मुझ पर बेवफ़ाई का लेबल लगा दिया। लेकिन क्या एक पल के लिए भी सोचा कि अगर मैं उसे इनकार कर देती और वो गुस्से में आकर मुझे अपने घर से निकाल देता, तो मैं कहाँ जाती? अपनी माँ को घर लाकर उसने शादी की डेट फिक्स की और अगले महीने की तारीख तय कर ली। अब मुझे बताएं कि मैं कहाँ बेवफा थी। अगर अपनी साथ और तहफ़्फ़ुज़ के बारे में सोचना गलत है, तो माफ़ कीजिएगा, हूर इस्माइल बेवफा ही है। आपने एक पल के लिए भी मुझे समझने की कोशिश नहीं की और मेरे दिल में अपने लिए बदगुमानी लेकर बैठ गए। एक बार भी नहीं सोचा जो लड़की सिर्फ़ आपके एक मैसेज पर अपना घर-बार, अपनी शादी सब कुछ छोड़कर आपके पास आई थी, भला फिर वो कैसे आपसे बेवफ़ाई कर लेती? पर नहीं, आप भी महज़ अपनी सोच की बिना पर मुझे गलत ठहरा गए। बोलते-बोलते वो शिद्दत से रोने लगी थी, लेकिन चंद ही लम्हों में हिचकियाँ लेते हुए वो अपनी सारी दास्तान बयान कर गई। ज़वाहिर अपने लब खोले उसे देखता ही रह गया। वो कैसे एक ही लम्हे में इसके बारे में बदगुमान हो गया था। शायद हूर सच कह रही थी कि इससे मोहब्बत नहीं करनी आती। अपनी सोच पर आज उसे खुद ही अफ़सोस हो रहा था। उसने खामोशी से चंद लम्हे उसे तकते रहने के बाद अपना हाथ बढ़ाकर इसके आँसू साफ़ किए। इसका दाहिना हाथ पकड़कर मोहब्बत से अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, मैं एक दर्जे का हसास लड़का हूँ मिस हूर। अगर आप जितनी अहमियत मुझे दे रही हैं, उतनी ही किसी और को देंगी, तो आपकी अहमियत मेरी ज़िंदगी में कम हो जाएगी या शायद ख़त्म हो जाएगी। और इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरी दोस्त हैं या वो इंसान जिससे मैं प्यार करता हूँ। कहना सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि मुझे सर पर चढ़ाने से गुरेज़ करना, क्योंकि मैं जानता हूँ, बाद में मुझे तकलीफ़ होगी और शायद आपको भी। वो पानी से भी नरम लहजे में बोला, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। उसने बेचैनी से पूछा, जैसे आपने मुझे बताया है, तो मेरे ख़्याल के मुताबिक अब आपकी ज़िंदगी में जमशेद की अहमियत बहुत ज़्यादा है और होनी भी चाहिए क्योंकि उसने आपका बहुत साथ दिया है। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि आप मेरे और किसी और के दरमियान अगर कन्फ्यूज़ हो जाएँ तो प्लीज़ आप मुझे मत चुनना। वो बेतासर लहज़े लहजे में कहने लगा और उसकी बात पर शॉक्ड थी। क्यों? क्योंकि मलिक ज़वाहिर अली सिकंदर कोई ऑप्शन नहीं है। संजीदगी से कहकर वो मुस्कुराया। वो अपने लब समेट कर रह गए। कहने को कुछ बचा ही नहीं था। दोनों खामोशी से आसमान की जानब देखने लगे। आज इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी पुरसकून था। तारे पूरी शिद्दत से टिमटिमा रहे थे। हूर के चेहरे पर पड़ती चाँद की रोशनी सवार को अपनी जानिब मतवज्जो करने लगी। वो नींद की आगोश में जा रही थी। कंधों पर लटकी इसकी शॉल अब ज़रा सरक कर नीचे आ गई थी। इसकी जैसे ही हूर की सफ़ेद गर्दन पर नज़र पड़ी तो वो चंद सानियों के लिए देखता ही रह गया। गर्दन के इर्द-गिर्द इसके भूरे बाल उसे मज़ीद अपनी जानिब माइल कर रहे थे। अचानक इसके वजूद के हिसार से बाहर निकलकर उसने अपना सर झटका और आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह! अब इतनी भी आज़माइश में मत डाल मुझे कि मैं बेबस हो जाऊँ। जब तक मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा नहीं कर लूँ, तो मुझे इस्तिक़ामत दे। आमीन। आँखों से ही उसने बेचारगी वाला मुँह बनाए खुदा से फ़रियाद की थी। फिर अचानक दोबारा इसकी नज़र हूर पर पड़ी तो फिर से अपना रुख फटाफट दूसरी जानिब कर गया। इसके दिल के तारों की धड़कन उथल-पुथल हो रही थी। और इस लड़की की तरफ माइल होने से मुझे बचा ले। मुझे सब्र दे दे मेरे रब। प्लीज़ और मत आज़मा अपने बंदे को। फिर से दिल ही दिल में दुआ माँगी और अपने सामने मौजूद नामहरम लड़की के सर से बचने के लिए उसने दरख्त से नीचे छलांग लगा दी। समझ नहीं आ रही नानो कहाँ रह गया ये? कहीं जाने से पहले बताता भी नहीं है। माँ हम परेशानी से सोफ़े पर अपना सर पकड़कर बैठी थी। तुम्हें पता तो है कि इसकी ड्यूटी ही ऐसी है। उन्होंने समझाना चाहा, लेकिन फिर भी नानो आधी रात गुज़र गई है और अभी तक वो घर नहीं आया। मुझे टेंशन हो रही है छोटे की। तुम्हारे टेंशन लेने से क्या होगा? फ़ोन करो उसे। नंबर भी बंद आ रहा है इसका। उसकी परेशानी में मज़ीद इज़ाफ़ा होता गया। तो एक काम करो आशी बिटिया को फ़ोन कर लो, हो सकता है उसके साथ हो। उन्होंने तसल्ली दी। नानो आप कैसी बातें कर रहे हैं? रात की इस वक़्त वो आशी के साथ क्या करेगा? वो तिलमिलाई। अरे मेरे कहने का कोई गलत मतलब मत लो। मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है दोनों मिलकर किसी मिशन पर गए हों। अब इतनी रात को अगर मैं इन्हें फ़ोन करूँगी और वो इनके साथ ना हुआ, तो उल्टा उन्हें भी टेंशन होने लग जाएगी। तो बिटिया, तुम तो आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत तो पहले ही सही नहीं रहती। जब तक वो घर नहीं आ जाता, मुझे सुकून नहीं आएगा। उफ़! उन्होंने साँस बाहर को छोड़ा। सूरज की पहली किरण अपने चेहरे पर पड़ते ही हूर ने आँखें खोली तो फ़ौरन इधर-उधर देखने लगी, क्योंकि ज़वाहर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था।
संभल कर उसने नीचे छलांग लगाई और धीरे धीरे अपने चारों जानिब पूरी आंखें खोलकर घुमाते हुए उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ी। तभी उसकी पुष्ट पर लटकी शाल अचानक सिरक कर महज एक कंधे तक पर टिकी रह गई, मगर वो इससे बेखबर थी। अचानक से बाहर उसके पीछे से कहीं नमूदार हुआ। यकायक उसकी नजर हूर की आधी बरहना पीठ पर पड़ी, जहां से उसके ब्लाउज की स्टिप साफ नजर आ रही थी। इस मंजर को देखकर वो शदीद इश्तियाल अंगेज हो चुका था। "जवाहर कहाँ हैं आप?" हूर ने उसे आवाज़ लगाते हुए जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, तो वो उसे अपनी मुठियाँ भींचे गज़बनाक होकर घूरता हुआ दिखाई दिया। "आप कहाँ चले गए थे और मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रहे हैं?" डरते-डरते आखिर उसने सवाल कर ही डाला। "आपकी कमीज़।" महज़ 2 अल्फ़ाज़ अता करके वो रुका तो हूर ने पूरी आँखें खोलकर अपनी कमर पर हाथ लगाया। शॉल को ना पाकर वो तेज़ी से अपने दूसरे कंधे पर रखकर बुक्कल मार गई। शदीद शर्मिंदा होकर वो नज़रें चुराने लगी। वो करीब आया और संजीदगी से उसके झुके हुए चेहरे को देखकर पूछने लगा, "कैसे फटी ये?" इसके सवाल पर हूर का दिल यकदम उछलकर हलक में आ गया था। वो वो मैं वो उँगलियाँ मरोड़ते हुए वो हिचकिचा कर बोलने की कोशिश कर रही थी। "बोलो, वो ज़ वो क्या वो लगा रखी है, साफ बोलो।" वो धाड़ा तो हूर कंधे उचकाए सहम कर पीछे हुई। इसके इस तरह डरने पर वो नज़रें फेरकर मज़ीद गुस्से से दूसरी जानिब देखने लगा। "मिस हूर, आप जानती हैं मुझे रिपीट करने की आदत नहीं है, इसलिए बोलें।" एक बार फिर इश्तियाल से कहा गया। "वो अल्तमश।" इससे आगे उसके लब सिल चुके थे। आंसू तेज़ी से रुखसारों पर बहने लगे। "क्या ये अल्तमश ने किया है?" वो मज़ीद करीब आकर नरमी से पूछने लगा तो वो इस्पात में सर हिलाने लगा। जवाहर का वजूद गुस्से से उबलने लगा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि अभी जाकर अल्तमश को जान से मार दे। गज़बनाक होकर अपनी मुठियाँ भींचते वो वापस मुड़ा तो हूर झट से पूछ बैठी, "आप कहाँ जा रहे हैं अब?" "अल्तमश को बताने जा रहा हूँ कि जवाहर अली सिकंदर की मोहब्बत के साथ अपनी हवस पूरी करने का सोचने की भी क्या सज़ा होती है।" हूर ने देखा कि उसकी आँखें गुस्से से बाहर आने को थीं। वो लपक कर इसके पास गई। "आप इस वक़्त कहीं भी नहीं जाएँगे। आप बहुत गुस्से में हैं और मैं जानती हूँ आप इसकी जान ले लेंगे। इसने जो हरकत की है, इस पर मैं सिर्फ़ इसकी जान नहीं लूँगा, बल्कि तड़पा-तड़पा कर मारूँगा। मैंने कहा ना, आप अभी कहीं नहीं जाएँगे। प्लीज़।" उसने प्यार से हाथ थाम कर समझाना चाहा लेकिन वो एक झटके में उसे छुड़ा गया। "यहाँ से महज़ चंद फासले पर ही तुम्हें सड़क पर मेरी गाड़ी खड़ी मिल जाएगी। सुकून से घर जाओ और आराम करो। अल्तमश से हिसाब बराबर किए बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला।" वो डट कर बोला। "मैं अकेली नहीं जाऊँगी, मुझे डर लगता है। आप भी मेरे साथ चलेंगे, प्लीज़।" उसने इल्तिजा की। "मिस हूर, आप जाएँ और अगर आप नहीं जाएँगी तब भी मैं अल्तमश के पास वापस ज़रूर जाऊँगा। अगर मुझे पहले पता होता कि उसने आपके साथ ये हरकत की है, तो इस पाक-ज़ात की कसम, जिसकी मुट्ठी में ज़वाहर अली की जान है, मैं उसी वक़्त उसे लुक़्मा अजल बना देता। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी।" वो अपने लफ्ज़ों को चबा-चबा कर शिद्दत से बोल रहा था। हूर को समझ में नहीं आ रही थी कि वो इसे कैसे रोके। "ठीक है फिर, अगर आप जाएँगे तो मैं भी आपके साथ जाऊँगी।" उसने अकड़ कर कहा। "मिस हूर, आप घर जाएँ। यहाँ पर अब आपका कोई काम नहीं।" वो अपने लफ्ज़ों को ज़ोर देते हुए कहने लगा। "नहीं, मैं नहीं जाऊँगी।" वो बज़िद हुई। "ओके, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ।" अपनी कहकर वो चंद कदम चला ही था कि उनको अपनी पैरवी करता देखकर वहीं रुक गया। अपनी गर्दन मोड़कर वो उसे घूरी डालने लगा। इसके घूरने पर वो मुस्कुराकर तेज़-तेज़ पलकें झपकाने लगी। अपना सर झटक कर वो आगे बढ़ा था। "हेलो, समीर।" माहम ने सोफ़े पर बैठे ही थक-हार कर समीर का नंबर मिलाया। "जी, आप ही हुक्म करें।" नींद से उठकर वो अदब से बोला। "क्या छोटे तुम्हारे साथ है?" "नहीं, सवाहर तो मेरे साथ नहीं है।" "क्यों? क्या हुआ? सब खैरियत तो है?" कशमकश में उल्टा उसने सवाल दागा था। "वो कल रात से गायब है और अभी तक घर नहीं आया। फ़ोन भी बंद आ रहा है इसका। मुझे बहुत फ़िक्र हो रही है।" इसके लहज़े पर वो माहम की परेशानी को भांप चुका था। "जी, आप फ़िक्र मत करें, मैं अभी पता करके बताता हूँ आपको।" "ठीक है।" समीर से बात करके उसे काफ़ी इत्मीनान हुआ था लेकिन समीर खुद बेचैनी की कैफ़ियत में उठकर सीधा हेड ऑफ़िस पहुँचा। "शर्म से डूब मरो तुम सब के सब। एक काम दिया था तुम लोगों को और वो भी तुम लोग नहीं कर सके। अब खड़े मेरा मुँह क्या देख रहे हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से।" अल्तमश अपने लोगों के नाकाम वापस लौटने पर गरज रहा था जब अचानक जवाहर दरवाज़ा तोड़कर दनदनाता हुआ अंदर आया। उसे देखकर अल्तमश के होंठों पर एक मुस्कुराहट उभरी थी। वो पूरे वक़ार से चलता हुआ उसकी जानिब कदम बढ़ा रहा था।
قریب پہنچ کر اس نے التمش کا گریبان پکڑا اور پورے غضب سے پھنکارا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی حور کو چھونے کی؟ اس کی آنکھوں میں غصہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، لیکن مقابل کھڑے شخص کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ بہت اچھا لگ رہا ہے تمہیں اس طرح غصے میں دیکھ کر، اور خود چل کر میرے پاس آئے ہو، یہ دیکھ کر تو اور بھی اچھا لگا۔ ہاں، لگایا ہے میں نے حور کو ہاتھ۔ اس کی قمیص بھی پکڑ کر کھینچی تھی۔ بول، کیا کرے گا؟ ظواہر کی آنکھوں میں بے خوفی سے دیکھتے ہوئے اس نے للکارا تھا۔ اس کے جواب پر ظواہر کا چہرہ جھلسنے لگا۔ حور اس کی پشت پر ایک جانب خاموشی سے کھڑی تھی۔ غلطی کر دے تو نے التمش خان، غلط انسان سے پنگا لے لیا۔ وہ غصے کی شدت سے دھاڑ کر اپنا دایاں ہاتھ مٹھی کی صورت میں بنائے اس کے گال پر پوری قوت سے گاڑ چکا تھا۔ مکہ کھا کر وہ ایک طرف جھکتے ہوئے لڑکھڑا کر سنبھلا اور واپس گردن سیدھی کر کے اسے گھورنے لگا۔ مٹھن نے اپنی پستول لوٹ کی۔ وہ ظواہر پر گولی چلانے ہی والا تھا جب التمش نے ہاتھ بلند کر کے اسے روک دیا۔ اس کا مقابلہ مجھ سے ہے، بیچ میں کوئی نہیں آئے گا اب۔ التمش غصے سے کھولتے ہوئے واپس اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اچانک اپنے ہاتھ کا مکہ بنائے جوابی وار کرنا چاہا، لیکن وہ ایک ہی جھٹکے میں اس کے ہاتھ کو مروڑ کر اپنی ٹانگ اس کے سینے میں گاڑ کر اسے پیچھے پڑے پانی کے کنٹینر پر گرا گیا۔ پشت پر کھڑی حور کا دل خوف کے مارے تیز تیز دھڑکنے لگا۔ ظواہر کا ایسا روپ آج وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ التمش اٹھ پاتا، وہ اس کے سر پر جا کھڑا تھا۔ اپنے پاؤں اس کے سینے پر رکھ کر وہ اسے زور سے دبا گیا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی تھی۔ بہت شوق ہے نا لڑکیوں کے ساتھ اپنی ہوس پوری کرنے کا؟ اور کیا کہا تھا مجھے؟ بچہ ہوں میں؟ اب ذرا دیکھ، وہی بچہ اب تیرے ساتھ کیا سلوک کرے گا التمش خان۔ صرف نام کا سردار بننے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ وجود بہادر ہونا چاہیے۔ اپنی کوہنی اس کے سینے پر رکھی گئی ٹانگ پر ٹکا کر وہ جھک کر مخاطب ہوا تھا۔ پھر اس کے گلے میں لٹکی چین کھینچ کر اسے کھڑا کرتے ہوئے سنبھلنے سے پہلے ہی اسے قریب پڑے میز پر دھکا دے کر اسی چین کو اس کے گلے کے گرد لپیٹ گیا۔ التمش درد سے کر رہا تھا۔ مٹھن اسے روکنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اپنی پشت سے ہی ٹانگ الٹی صورت میں اسے رسید کر کے وہ محض ایک جھٹکے میں ہی اسے زمین پر گرانے میں کامیاب رہا تھا۔ التمش کی گردن کے گرد لپٹی چین ظواہر اب تنگ کرنے لگا تو وہ اپنی پوری کوشش سے اسے چھڑانے لگا تھا۔ اور تیزی سے اس کی جانب لپکی۔ چھوڑ دیں اسے، یہ مر جائے گا۔ وہ ظواہر کا بازو پکڑ کر چیختی رہی، لیکن اس وقت اس کے سر پر خون سوار تھا۔ التمش کو اگلا سانس بہت مشکل سے آنے لگا تھا، تبھی سمیر نے وہاں قدم رکھا اور بھاگ کر اس کے ہاتھوں سے چین کو کھینچ کر اسے پیچھے دھکیل دیا۔ کیا کر رہا ہے تو؟ پاگل ہو گیا ہے؟ سمیر چلایا، لیکن وہ پھر سے التمش کی طرف لپکا۔ اسے تو میں جان سے مار دوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری حور کو چھونے کی؟ وہ اشتعال سے کہتا ہوا پھر سے آگے بڑھا، لیکن سمیر آڑ بنے کھڑا تھا۔ پیچھے سے آتی ہوئی آشین نے اس کے الفاظ سنے تو چند لمحوں تک وہیں کھٹک کر دیکھنے لگی۔ سمیر ظواہر کو دھکیلے پیچھے کی جانب لے کے جا رہا تھا اور آشین نے پھر آگے بڑھ کر التمش کو پکڑا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ ہاں، وہ بمشکل اپنی سانس بحال کرتے ہوئے بولا۔ گردن کے گرد چین اپنے گہرے نشان چھوڑ چکی تھی۔ اپنی گردن پر ہاتھ رکھے وہ ابھی تک لرز رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، تو بیچ میں مت آ سمیر، اس کا تو میں وہ حشر کروں گا کہ اس کی آنے والی نسلیں تک یاد رکھیں گی۔ ظواہر ابھی تک سمیر کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش میں لگا پھنکار رہا تھا۔ اس کا یہ جنون دیکھ کر ہو سکتا ہے حالت میں تھی۔ سمیر نے واپس لے جا کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور آشین، التمش سمیت باقی لوگوں کو پولیس کے حوالے کر کے ان کے پیچھے ہو لی۔ حور بھی ظواہر کی پچھلی سیٹ پر اطمینان سے بیٹھی تھی، لیکن ابھی تک اس کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ بیبی، کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں پریشان ہو رہا تھا۔ اس کے فلیٹ میں قدم رکھتے ہی اندر موجود جمشید لپک کر اس کے پاس آیا تھا۔ راستے سے ہٹو جمی، مجھے چینج کرنا ہے۔ اسے پچھاڑ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں جاتی دکھائی دی۔ اس کے انتظار میں وہ لاؤنج میں موجود صوفے پر ہی بیٹھ گیا۔ جیسے ہی کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی تو سیدھا اس کے پہلو میں بیٹھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے جمی۔ ہاں کہو۔ اس نے دلچسپی ظاہر کی اور رخ اس کی جانب موڑا۔ کیا ہمارا اگلے مہینے شادی کرنا ضروری ہے؟ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ حیران تھا۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی جمی۔ اس وقت میں کسی بھی بندھن میں خود کو باندھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تمہیں تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے۔ تم کہو تو تمہاری خاطر پوری زندگی انتظار کر لوں گا، لیکن شرط ہے کہ آخر میں تمہیں میرا ہی ہونا ہے۔ میں کچھ دیر کے لیے اکیلی رہنا چاہتی ہوں، کیا تم کل آؤ گے؟ اپنا چہرہ سیدھا کر کے وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے پوچھ رہی بیٹھی۔ ہاں ضرور، ٹھیک ہے، چلتا ہوں، تم آرام کرو۔ وہ مسکرا کر اٹھا تو حور نے بھی مسکرانے کا قرض چکا دیا۔
اس کے رفو چکر ہوتے ہی وہ بھار کر چٹکنی چڑھاتے ہوئے پرسکون سانس لینے لگی۔ پھر آہستہ سے چل کر واپس صوفے پر براجمان ہوئی اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر انگلیوں کو بالوں میں پھنساتے ہوئے سواہر کو سوچنے لگی۔ آج کا لمحہ یاد کر کے وہ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں آج سواہر کے غصے کا ڈر بیٹھ گیا تھا۔ پھر اٹھ کر خود کو پرسکون کرتے ہوئے پانی پیا اور اپنا وجود بیڈ پر گرا دیا۔